कहानी के पहले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। जिया रोते हुए पैदल ही सड़कों पर चली जा रही थी। उसे तो बस युवराज की कही हुई हर एक बात उसके दिमाग में घूम रही थी और उसका वो गुस्से से भरा डरावना चेहरा। वो अभी भी रोते हुए जा रही थी, तभी उसके पीछे से फुल स्पीड में चलती हुई एक ट्रक आई और उसे टक्कर मारकर आगे निकल गई। आह! ट्रक के टक्कर लगने से चिया सड़क के दूसरी साइड गिरी और पत्थर से टकराने की वजह से उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा और वो वहीं बेहोश हो गई। कुछ ही देर में वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई और ठीक उसी वक्त शेरगिल की कार उस भीड़ के पास रुकी और वो भीड़ को चीरते हुए सामने आया, जहाँ जिया खून से लथपथ बेहोश पड़ी थी। वो ट्रक कुछ दूरी पर जाकर रुकी और अंदर बैठे ड्राइवर ने किसी को कॉल करके बोला, काम हो गया। दूसरी तरफ एक बड़े से आलीशान कमरे में एक आदमी सोफे पर पैर चढ़ाकर हाथों में वाइन की ग्लास लिए अपने सामने टंगे फोटोज को देख रहा था। शराब पीने की वजह से उस शख्स की आंखें लाल हो चुकी थी और उस कमरे में हर जगह उस लड़की की तस्वीरें और पेंटिंग लगी हुई थी। किसी तस्वीर में वो खिलखिलाकर हंस रही थी तो किसी में अलग अलग पोज दे रही थी, जिससे लड़की बहुत ही मासूम और चुलबुली लग रही थी। तभी उस कमरे में एक और आदमी दाखिल हुआ, जिसके कपड़े से ये पता चल रहा था वो बॉडीगार्ड है। उसने अपना सर नीचे झुकाकर उस आदमी से कहा, बॉस, काम हो गया। ये चार शब्द सुनते ही उस शख्स की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई और वो शैतानी हंसी हंसते हुए उस लड़की की तस्वीर पर अपनी हथेली रखकर बोला, देखा जान, मैंने कहा था ना, उस युवराज आहूजा की ज़िंदगी में आने वाली हर उस लड़की को मौत के घाट में उतार दूंगा जो उससे प्यार करने की ज़रूरत करेगी। जिस तरह उसने मुझे तुमसे दूर किया, उसी तरह मैं उसकी ज़िंदगी में आने वाली हर लड़की को दूर करूँगा जिससे वो प्यार करेगा। उसे भी वही दर्द, वही तकलीफ़, वही तड़प मिलेगी जो मैं इतने सालों से जी रहा हूँ। फिर टेबल पर रखी हुई एक छोटी सी फ़ोटो फ्रेम को उठाया, जिसमें 3 लोग थे। पहला वो शख्स, बीच में वो तस्वीर वाली लड़की और दूसरी तरफ युवराज खड़ा था। तीनों एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे और वो फ़ोटो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत पुरानी हो, शायद उनके टीनेजर एज का। तोहफ़ा मुबारक हो मेरे जिगरी दोस्त, कहा था ना मेरे होते हुए तू कभी खुश नहीं रह पाएगा, कभी नहीं। ये आर के तेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना देगा। ये सब बोलते हुए आर के बिल्कुल साइको लग रहा था। उसकी लाल आंखें और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल किसी साइको की तरह लग रहे थे। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। लाइफ केयर हॉस्पिटल। जिया आईसीयू के बेड पर ऑक्सीजन मास्क लगाए बेहोश लेटी हुई थी। उसके सर पर बैंडेज बंधा हुआ था और हाथ पर भी एक दो जगह खरोच था जिस पर बैंडेज लगी हुई थी। युवराज जैसे ही वहां पहुंचा, उसकी नज़र शेरगिल पर पड़ी, जो आईसीयू के दरवाजे के पास खड़ा अंदर जिया को देख रहा था। कहाँ हैं? युवराज ने बेचैनी से पूछा। उसकी धड़कन बेतहाशा तेजी से धड़क रही थी। शेरगिल ने अंदर की तरफ इशारा किया। वक्त रहते ही वो जिया को हॉस्पिटल लेकर आ गया था और युवराज को कॉल करके सब कुछ बता दिया था। युवराज जल्दी से अंदर गया और अपनी बेबी गर्ल को ऐसे बेजान बेड पर लेटा हुआ देखकर गुस्से और दर्द से अपनी मुट्ठियां भींच लिया और कड़कते हुए आवाज़ में शेरगिल को आवाज़ दिया, शेरगिल। यस बॉस। उसकी आवाज़ सुनते ही शेरगिल अपना सर नीचे झुकाकर उसके सामने हाजिर हो गया। कहा था ना मेरी जान को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, फिर ये सब कैसे हुआ? उसने गुस्से में दहाड़ते हुए उसका कॉलर पकड़ लिया। सॉरी बॉस, वो हम मैम के पीछे ही निकल गए थे, पर हम उन तक पहुंच पाते उससे पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया। शेरगिल ने नजरें नीचे झुकाकर जवाब दिया, पर उसके आंखों में ना ही डर था और ना ही चेहरे पर खौफ। पर हाँ, जिया को ना बचा पाने का अफसोस जरूर था। घर पर डॉक्टर की एक टीम भेजो और वहाँ पर सारी अरेंजमेंट करवाओ। जिया का ट्रीटमेंट वहीं होगा और उसके होश में आने से पहले मुझे वो ट्रक ड्राइवर और आर के मेरी आंखों के सामने चाहिए। युवराज ने उसे ऑर्डर दिया और जिया को अपनी गोद में उठाकर उसे लेकर हॉस्पिटल से अपने मेंशन के लिए निकल पड़ा। ये तुमने सही नहीं किया आर के, बेवजह की दुश्मनी निभा रहे हो तुम। एक बार फिर तुम दोनों की लड़ाई में किसी मासूम की जान नहीं जाने दे सकता मैं। अगर जिया मैम को कुछ भी हुआ तो बॉस से पहले मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। शेरगिल ने गुस्से में बेहद नफरत से कहा और अपने आदमियों को लेकर युवराज के दिए ऑर्डर को फॉलो करने लगा।
आहूजा मेंशन। युवराज जैसे ही जिया को लेकर अपने मेंशन में दाखिल हुआ, जया जी जिया की ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा डर गई और युवराज के पास आकर बोली, बेटा जिया को क्या हुआ है, उसको इतनी चोटें कैसे आई? रिलैक्स दादी, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, बट शी इज़ फाइन। उसने जया जी को बोल तो दिया था, पर वही जानता था अपनी बेबी गर्ल के ऐसे देखकर उस पर क्या बीत रही है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भले ही कोल्ड थे, पर दिल में इमोशन के बवंडर उठ रहे थे जो शायद जिया के होश में आने के बाद ही शांत होने वाले थे। वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए जिया को उसके रूम में ले गया, जहाँ पहले से ही डॉक्टर की एक टीम आ चुकी थी और वहाँ पर हर एक मेडिकल इक्विपमेंट मौजूद थे। जिया को बेड पर लेटाने के बाद डॉक्टर ने उसे चेक किया और उसके हाथ में ड्रिप लगाकर युवराज से बोला, सर डोंट वरी, शाम तक इन्हें होश आ जाएगा, बस कोशिश कीजिएगा ये ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। डॉक्टर जा चुके थे और एक नर्स वहीं मौजूद थी जिया की देखभाल करने के लिए। जया जी जिया के सिरहाने बैठे उसके बालों को सहला रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे जिया को ऐसे देखकर। मैंने वादा किया था सावित्री से, इसकी पूरी जिम्मेदारी लूँगी और इस पर एक आंच भी नहीं आने दूँगी, लेकिन मैं अपना वादा नहीं निभा पाई। जया जी आंखों में आंसू लिए बोली। युवराज कुछ पल दरवाजे के पास खड़ा जिया को देखता रहा। उसका दिल चाह रहा था इसी पल जिया को अपने बाहों में जकड़ ले, लेकिन जया जी के होते हुए उसने अपने जज्बातों को काबू किया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। एक अंधेरे कमरे में दो आदमी चेयर पर बंधे पड़े थे। उस रूम में बस एक पीली बल्ब जल रही थी जिससे उन दोनों शख्स के चेहरे दिख रहे थे, बाकी हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। तभी उस अंधेरे को चीरते हुए दरवाज़ा खुला और एक रौबदार शख्सियत ने सिगरेट का कश लेते हुए उस अंधेरे कमरे में अपना कदम रखा और दोनों आदमी के सामने लगे सोफे पर अपने पैर पर पैर चढ़ाकर किसी महाराजा की तरह बैठकर ऊपर की तरफ देखते हुए अपने मुंह से धुआं छोड़ने लगा। उसके बैठते ही कमरे की लाइट ऑन हो गई और उसमें उन दोनों बंधे हुए शख्स के चेहरे दिखे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी ने बढ़िया से बिना साबुन पानी के धुलाई की हो। उनके चेहरे सूजे हुए थे और बॉडी पर चोट के निशान थे। बॉस, ये वही ट्रक ड्राइवर है जिसने जिया मैम का एक्सीडेंट किया था, और वो दूसरा जिसने इतने दिनों से जिया मैम पर नज़र रखे हुए था, शेरगिल ने सोफे पर बैठे युवराज से कहा। और ये सुनते ही युवराज का शांत चेहरा गुस्से से बौखला गया। उसने सिगरेट के टुकड़े को ज़मीन पर फेंक कर पैर से कुचला और अपना गन निकाल कर ट्रक ड्राइवर के माथे पर रखकर ट्रिगर करते हुए बोला, किसने कहा था? मम्मा माफ़ कर दो साहब, मुझे नहीं पता था, मुझे बस एक कॉल आया था और कुछ पता नहीं मुझे बस इसके लिए पैसे मिले थे। वो ट्रक ड्राइवर अपने सामने अपनी मौत को देखकर लड़खड़ाते हुए बोला। ऑलरेडी युवराज के आदमियों ने उसे मारकर अधमरा कर दिया था और अब उसके माथे पर गन देखकर उसकी खिखी बंध गई। शेरगिल, ये किसी काम का नहीं है और तुम जानते हो ना, जो किंग के किसी काम का नहीं और उनके साथ क्या होना चाहिए? युवराज ने मिस्टीरियस होते हुए शेरगिल की तरफ देखकर कहा और शेरगिल ने अपना सर हाँ में हिला दिया। बाकी वहाँ पर किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर युवराज ने क्या कहा और शेरगिल ने क्या समझा। शेरगिल ने ट्रक ड्राइवर को रस्सी से आज़ाद किया और उसका गर्दन पकड़कर 2 कदम आगे लाकर अपने 2 कदम पीछे ले लिया। उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया, पर जैसे ही उसने अपने नीचे देखा तो उसकी हवाइयाँ गुम हो गई, क्योंकि वो एक कांच के सर्कल के बीचों बीच खड़ा था और ठीक उसके नीचे पिंजरा था जिसमें 2 भूखे शेर थे। बस एक बटन प्रेस करने की देरी है और अगले ही पल ये कांच के सर्कल टूटेगी और तू उन भूखे शेरों का खाना बन जाएगा। अगर तू उनका खाना नहीं बनना चाहता तो सीधे सीधे बता दे, किसने कहा था तुझे? जिया मैम को मारने के लिए। शेरगिल ने बड़े ही आराम से अपने दोनों हाथ बांध कर कहा। मम्मा मुझे नहीं पता। उस ट्रक ड्राइवर ने अभी इतना ही कहा था कि युवराज ने अपने बगल में रखी रिमोट उठाकर बटन प्रेस किया और अगले ही पल वो कांच की सर्कल चकनाचूर हो गई। वो शख्स सीधे शेर के पिंजरे में गिरा और अगले ही पल बस उसकी चीखें ही सुनाई दे रही थी। ट्रक ड्राइवर की हालत देखकर दूसरे बंधे हुए शख्स के पसीने छूट गए। युवराज और शेरगिल के कुछ कहने से पहले ही वो तोते की तरह बड़बड़ाने लगा। बताता हूँ, आरके ने कहा था, उसका असिस्टेंट आया था मेरे पास, उसने कहा था मुझे जिया मैम पर नज़र रखने के लिए। आरके का नाम सुनकर शेरगिल और युवराज की मुट्ठियाँ भींच गई।
युवराज ने शेरगिल को देखते हुए कड़क आवाज़ में कहा, इसे भी इसके साथी के पास भेज दो। जिसके बाद युवराज वहां से चला गया और शेरगिल ने उस दूसरे शख्स को भी शेरों के हवाले किया और वो भी वहां से निकल गया। आहूजा मेंशन। रात के करीब 10 बजे युवराज घर आया। उसकी नज़र हाल में सोफे पर बैठी जयाजी पर पड़ी, जो उसी का इंतज़ार कर रही थी। वो सीधे उनके पास गया। युवराज बोला, दादी, क्या जिया को होश आ गया? हाँ, आ गया, पर वो कुछ खा नहीं रही है। उसे दवाई भी लेना है, पर कुछ सुनने को तैयार नहीं है, जयाजी ने परेशान होकर कहा। दादी, आप आराम कीजिए, मैं उसे देखता हूँ। युवराज ने उन्हें सांत्वना दी और खुद ऊपर जाने लगा। तभी पीछे से जयाजी ने कहा, बेटा, मुझे पता है तू बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, प्लीज़ उसे डांटना मत। युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे ऊपर जिया के कमरे में चला गया। उसके कमरे में जाते ही वहां बैठी नर्स कमरे से बाहर आ गई। बेबी गर्ल, युवराज ने उसके सर पर हाथ रखना चाहा, पर उससे पहले ही जिया ने उसका हाथ झटक कर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। युवराज का हाथ हवा में ही रह गया। उसे गुस्सा और तकलीफ दोनों एक साथ महसूस हुई, पर उसने अपने जज्बातों को काबू किया और जिया के सामने शांति से बैठ गया। बेबी गर्ल, लुक एट मी। युवराज ने उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाने की कोशिश की, पर जिया ने फिर से दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा लिया। युवराज ने गहरी सांस ली और उसके छोटे से मासूम चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर अपने सामने कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आर यू एंग्री विद मी? नो, आई एम नॉट एंग्री विथ यू, बट आई हेट। जिया ने अभी इतना ही कहा था कि अगले पल युवराज ने उसके होठों को लॉक कर दिया। जिया की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे उस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वो बस अपनी आंखों में आंसू लिए युवराज की आंखों को देखती रही और युवराज आंखें बंद करके अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। जब जिया को सांस लेने में दिक्कत हुई तो उसने अपने हाथ को उठाकर युवराज के कंधे पर रखना चाहा, पर ड्रिप लगे होने की वजह से उसके हाथों में एक तीखे दर्द की लहर उठी और उसने अपनी पकड़ युवराज के कंधे पर मजबूत कर लिया। जब युवराज को एहसास हुआ तो उसने जिया को छोड़ा और उसके सर से सर जोड़कर धीमी पर सर्द आवाज में बोला, दोबारा ये शब्द बोलने की कोशिश भी मत करना बेबी गर्ल, वरना इसकी सज़ा ना ही तुम सह पाओगी और ना ही मैं। नहीं, मैं बोलूँगी, आई हेट यू मिस्टर माफिया, आई हेट यू। वो अपने बढ़े हुए सांसों को काबू करते हुए बोली और युवराज के होठों पर ना चाहते हुए भी हल्की मुस्कुराहट तैर गई। माई स्टबर्न बेबी गर्ल, एक बार ठीक हो जाओ, फिर तुम्हारे कहे हुए हर एक कड़वे शब्द का बदला प्यार से लूँगा। आई प्रॉमिस स्वीटू। युवराज उसके चेहरे की तरफ फिर से झुका, लेकिन उससे पहले ही जिया ने जो कहा उसे सुन वो सन्न रह गया। आई हेट यू मिस्टर युवराज आहूजा। जिया ने गुस्से में अपने साइड टेबल पर रखे सारे सामान को नीचे फेंकते हुए चिल्लाकर कहा, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू मिस्टर युवराज आहूजा। डोंट ट्राई टू बी टच मी। आपके लिए किसी की जान लेना, किसी को मारना छोटी बात होगी, पर मेरे लिए नहीं। किसी अजनबी को भी चोट लग जाती है तो मुझे तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। और आपने तो मेरी वजह से मेरे ही कॉलेज के किसी लड़के को मारने की कोशिश की। बेबी, युवराज ने कुछ बोलना चाहा, पर जिया ने उसकी एक ना सुनी। डोंट, एक शब्द भी नहीं, अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर जाइए। जिया ने अपना पूरा चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। युवराज ने अब कुछ भी कहने की कोशिश नहीं की और उसके कमरे से बाहर चला गया। युवराज के बाहर जाते ही जिया तकिए में मुंह छिपाकर रोने लगी। युवराज सीधे अपने कमरे में आया और गुस्से में चिल्लाते हुए अपने कमरे की सारी चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगा। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, पर किस पर यह उसकी समझ से बाहर था। जिया पर, जिसने अभी भी उसे इतने कड़वे शब्द कहे, या फिर आरके पर, जिसने जिया की जान लेने की कोशिश की, या शायद खुद पर, जो जिया से इतनी रूडली बात किया और उसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। दिन बीतते गए। जिया धीरे धीरे ठीक होने लगी, पर अभी तक उसने कॉलेज जाना शुरू नहीं किया था। लगभग 3 हफ्ते बीत गए, लेकिन इन 3 हफ्तों में जिया ने एक बार युवराज से बात नहीं की थी और ना ही उसका चेहरा देखा था। युवराज के ऑफिस जाने के बाद ही वो कमरे से बाहर आती और युवराज के घर आने से पहले डिनर करके सो जाती थी। उसने युवराज को अपने कमरे में आने से भी मना कर दिया था। युवराज ने भी इस बीच एक बार भी उससे बात नहीं की थी। जिया की नाराज़गी का फ्रस्ट्रेशन वो अपने ऑफिस स्टाफ पर निकालता था।
हर दिन की तरह आज भी वो अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया। हेलो, युवराज ने कॉल रिसीव करके कहा। हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो? दूसरी तरफ से किसी की साइकियाट्रिक आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर युवराज की मुट्ठियां गुस्से में भीज गई। आर के, युवराज ने गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा। अरे रिलैक्स रिलैक्स ब्रो, अपने जिगरी दोस्त पर इतना गुस्सा? सुना है शादी कर लिया, वो भी चुपके चुपके। सोचा था तुम्हें वर्ल्ड की बेस्ट सरप्राइज़ दूंगा, एंड ट्रस्ट मी, मैंने उसकी तैयारी भी कर ली थी, पर पता नहीं कैसे पूरा का पूरा प्लान स्पॉइल हो गया। बट डोंट वरी मेरे यार, अभी बहुत वक्त है, कभी ना कभी वो सरप्राइज़ तो मैं तुझे देकर रहूँगा। दूसरी तरफ से आर्की साइकियाट्रिक वे में हंसते हुए बोल रहा था, जिसे सुनकर युवराज का गुस्सा पल पल बढ़ता जा रहा था। युवराज उसके कहे बातों का मतलब अच्छे से समझ रहा था। उसके सरप्राइज़ का मतलब जिया की जान लेना था। अगर उसे एक खरोच भी आई ना, तो मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तुझे अपने पैदाइशी पर अफसोस होगा। मजबूर हूँ, वरना अभी के अभी तेरी जान ले लेता। मजबूर तो मैं भी हूँ, वरना ये सब बोलने के लिए तू भी जिंदा नहीं होता। युवराज आहुजा, सुहाना के दिए हुए वादे में बंधा हूँ मैं, वरना अभी तक तेरा नामो निशान मिटा चुका होता। मैं भी बस उसी के लिहाज करके चुप हूँ, वरना तो तुझे उसी दिन मार देता जिस दिन तुमने जिया का एक्सीडेंट करवाया था। तुम मुझे मार या ना मार, लेकिन तेरी जान की जान तो मेरे हाथों ही जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तूने मेरी जान को मारा था। मैंने सुहाना को नहीं मारा, वो सिर्फ तेरी नहीं मेरी भी कुछ लगती थी। पिछले कई सालों से तुझे एक ही बात समझाते आ रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा, नहीं मारा, और तू बेवजह उसके लिए किसी मासूम की जान लेने की बात कर रहा है। तो अब तू मुझे समझाना छोड़ और अपनी जान की फिक्र कर, क्योंकि कहीं भी उसकी जान जा सकती है। मॉल में शॉपिंग करते वक्त, घर में दादी से बात करते वक्त, या फिर बिल्कुल उसी तरह कॉलेज के टेरिस से गिरकर, जैसे तूने सुहाना को गिराया था। आर के, माइंड योर लैंग्वेज, मैंने सुहाना को नहीं मारा। आर के, युवराज फ़ोन पर बोलता रहा, पर तब तक कॉल कट चुका था। युवराज ने गुस्से में फ़ोन दीवार पर पटक दिया और फ़ोन के टुकड़े टुकड़े होकर नीचे बिखर गए। मैंने नहीं मारा सुहाना को। वो अपना सर पकड़कर चेयर पर बैठ गया और अपने लैपटॉप पर जिया को देखने लगा। बिना किसी के इन्फॉर्मेशन के उसने जिया के कमरे में स्पाई कैमरे लगाए थे, जिसका एक्सेस सिर्फ उसके लैपटॉप और मोबाइल में ही था। इतने दिनों से वो जिया को दूर से ही देख रहा था, क्योंकि पास आने के लिए तो जिया ने पहले ही मना कर दिया था, और युवराज भी उसे वक्त देना चाहता था। वो अपने प्रोफेशन को छोड़ तो नहीं सकता था, पर जिया को वक्त देकर उसे समझा जरूर सकता था। इसलिए 3 हफ्तों में उसने कभी भी ज़बरदस्ती जिया से बात करने की कोशिश नहीं की थी, और ना ही उसके कमरे में सोने की। भले ही युवराज के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर उसकी आंखों में जो इमोशन थे, उसे 2 जोड़ी आंखें बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रही थी। एक जो दरवाजे के पास खड़ा होकर युवराज की सारी बातें सुन रहा था, वहीं दूसरा विंडो के पास से उसके हर हरकत पर नज़र रख रहा था। जहां एक की आंखों में दर्द था, वहीं दूसरों की आंखों में जलन और नफरत। आज काफ़ी दिनों बाद जिया कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी। युवराज सुबह ही ऑफिस निकल चुका था और ऑफिस में बैठे अपने लैपटॉप में जिया को देख रहा था, जो रेडी होते हुए किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। हाँ यार छवि, बस 5 मिनट में मैं कॉलेज पहुंच जाऊंगी, फिर कर लेना जितना बात करनी है। अभी मुझे चैन से तैयार होने दे मेरी माँ, जिया ने श्रग पहनते हुए जल्दबाजी में कहा। अच्छा अच्छा, तैयार हो जा और कॉलेज आ जा, फिर हम तीनों मिलकर तेरी अच्छी से क्लास लगाते हैं, और फिर बताएंगे तुझे जब माँ डांटती है तो कैसा लगता है। इतने दिन हो गए तेरे एक्सीडेंट हुए, पर आज तक तूने अपने घर का एड्रेस नहीं दिया, ताकि आकर हम तुझसे मिल सके, और तेरा वो भाई कुछ ज़्यादा ही परेशान है, छवि ने फ़ोन के दूसरी तरफ से कहा। डांट लेना मेरी माँ। ओह सॉरी मेरी भाभी, अभी तैयार होने दे, बाय। जिया ने कॉल कट किया और जल्दी से रेडी होकर बैग लेकर कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज पहुंचते ही सबसे पहले उसके तीनों पलटन ने, यानी छवि, मधु और रोनी ने उसे एक साथ गले लगा लिया और फिर उस पर बरस पड़े। गुड़िया, तेरा एक्सीडेंट हो गया और तूने हमें बताया भी नहीं। बता, तू ठीक तो है? ज़्यादा लगी तो नहीं? रोनी ने फिक्र से उसके सर पर हाथ फिराकर पूछा। और नहीं तो क्या, एक तो तूने अपने घर का एड्रेस भी नहीं दिया। दे देती तो एटलीस्ट हम लोग वहां आकर मिल लेते, मधु ने भी तुनक कर कहा। सही कहा, पता नहीं कौन सी अलग ही दुनिया में रहती है ये, कम से कम एड्रेस तो दे सकती थी, छवि ने भी मधु का साथ देते हुए कहा।
चुप करोगी तुम दोनों? गुड़िया का एक्सीडेंट हुआ है, ये ना कि इसकी फिक्र करे। तुम दोनों को इसकी एड्रेस की पड़ी है? ठीक से पूछा भी नहीं, ये ठीक है या नहीं? बस शुरू कर दी अपनी बकैती। रानी ने दोनों को डांट लगाई, जिस पर दोनों लड़कियां शांत हो गई और उन तीनों की इतनी फिक्र देखकर जिया के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। साथ ही साथ वो थोड़ी इमोशनल भी हो गई, क्योंकि आज तक उसके सगे भाई भाभी ने भी उसे इतने प्यार से बात नहीं किया था या फिर उसकी इतनी फिक्र नहीं की थी। भैया आई एम फाइन, और तुम दोनों को कुछ ज़्यादा ही जल्दी है मेरे घर आने की? अभी क्लास का टाइम हो रहा है। क्लास में चलो, फिर कभी अपना एड्रेस दूंगी। जिया ने टाल दिया और सब अपने अपने क्लास की तरफ बढ़ गए। आज पूरे दिन क्लास में जिया शांत रही। वही हाल लंच में और कॉलेज में ओवर होने के बाद भी था। उसके तीनों दोस्तों ने नोटिस किया कि वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिख रही थी। हमेशा की तरह ना ही उसका चुलबुलापन था और ना ही उसके नॉन स्टॉप बोली। अगर जिया एक बार शुरू हो जाए तो रुकने का नाम ही नहीं लेती थी, बस चपड़ 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 बोलती रहती थी। पर आज ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एक्सीडेंट का असर था या युवराज से दूरी की, ये तो बस जिया ही जानती थी। कॉलेज से घर आने के बाद जिया सीधे अपने रूम में चली गई। उसने चेंज भी नहीं किया और गुस्से में अपना बैग बेड पर फेंक कर बालकनी में लगे झूले पर बैठकर बाहर गार्डन में देखने लगी। आप बहुत बुरे हो मिस्टर माफिया, आपने मुझे मनाने की कोशिश भी नहीं की और ना ही मुझे सॉरी बोला। सच्ची आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, जिया खुद से ही बोली और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आई मिस यू, पर पता नहीं क्यों मुझे अभी के अभी आपको हक करना है, वो भी टाइटली। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ क्योंकि आप बहुत बुरे हो, पर आपको पता है जब से मैं आपसे नाराज़ हुई हूँ ना, तब से एक दिन भी अच्छे से नहीं सो पाई। मैं फिर से आपकी बाहों में अच्छे से सोना चाहती हूँ। मेरे दिल में और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। आप मुझे अच्छे लगते रहे हो, एट द सेम टाइम आप मुझे बुरे भी लगते हो। प्लीज़ मेरे पास आओ ना और मेरी कन्फ्यूज़न दूर करो। प्लीज़ मिस्टर माफिया, कम ना। वो रोते हुए खुद से ही बोले जा रही थी। इतने दिनों में भले ही वो युवराज से कितनी भी नाराज़ हो, कितनी भी नफरत क्यों ना करती हो, पर अपने दिल में उठ रहे फीलिंग को कैसे संभाले। उसका दिमाग युवराज से नफरत करने के लिए मजबूर कर रहा था, पर उसका दिल वो तो युवराज की पनाहों को मांग रहा था। वो इन्हीं ख्यालों में उलझी हुई थी, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे मुड़ी तो सामने जयाजी खड़ी थी। बड़ी दादी। वो उठी और उनके गले लगकर रोने लगी। क्या हुआ बच्चा, रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? तुम ठीक तो हो ना? जयाजी फिक्र से उसके बालों को सहलाते हुए बोली। नथिंग बड़ी दादी, आई एम फाइन। बस दादी की याद आ रही थी और कुछ नहीं। जिया ने अपने आंसू साफ किया और वापस से झूले पर बैठ गई। जया जी भी उसके बगल में बैठ गई और सामने देखते हुए बोली, सच में सावित्री को मिस कर रही हो या कोई और बात है? सच्ची बड़ी दादी, और कोई बात नहीं है, सिर्फ दादी को मिस कर रही हूँ, वरना मैं क्यों रोने लगी? यूँ नो ना, मैं बेवजह नहीं रोती, किसी और के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ उन्हीं के लिए रोती हूँ जो मेरे लाइफ में मैटर करते हैं, जैसे आप और दादी। जिया ने अपने होठों पर हल्की मुस्कुराहट सजा ली और अगले ही पल उसकी वो हल्की सी मुस्कुराहट उदासी में बदल गई और दिमाग में बस एक ही ख्याल आया। वो अभी अभी तो युवराज के लिए रो रही थी, तो क्या युवराज भी उसकी लाइफ में मैटर करने लगा है? क्या हुआ? अचानक से उसके बदले चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर जया जी ने उसे टोका, जिस पर जिया अपने ख्यालों से बाहर आई। नहीं कुछ नहीं, चलो गार्डन में बैठकर बातें करते हैं, बहुत दिन हो गया गार्डन में बैठकर बातें किए हुए, जिया ने कहा। चलो। जया जी और वो दोनों नीचे गार्डन में आ गए और सर्वेंट से बोलकर दोनों के लिए कुछ खाने को बनवाया। फिर वहीं बैठे दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। रात को डिनर करने के बाद दोनों अपने रूम में चले गए। युवराज जब घर आया तो सब सो चुके थे। वो चुपचाप अपने रूम में चला गया और शॉवर लेकर वो भी सो गया। जिया को नींद नहीं आ रही थी, वो बार बार करवट बदल रही थी। उसे तो आदत हो चुकी थी युवराज की बाहों में सोने की। वही जानती थी इन 3 हफ्ते उसने कैसे खुद को युवराज की बाहों से दूर रखा है। वो बुरी तरह खींच गई और उठकर बालकनी में चली गई। ऐसी भी क्या आदत कि नींद ही नहीं आ रही है। आज से पहले तो मैंने कभी किसी को इतना मिस नहीं किया, फिर उन्हें क्यों कर रही हूँ? और तुम्हारा ना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मुझे चैन से नहीं रहने दोगे ना? उसने अपने दिल पर हाथ रखकर हल्की नाराज़गी से कहा, और उसी वक्त उसका दिल और भी ज़ोरों से धड़कने लगा, जैसे बोल रहा हो, गलती तुम्हारी है, तुम ही युवराज को याद कर रही हो, फिर मुझे डांट कर क्या फ़ायदा?
अच्छा, मैं मिस्टर माफिया को याद कर रही हूँ। झूठे आवारा कहीं के, शांत हो जाओ, क्यों इतना फुदक रहे हो मेढक की तरह। उसने फिर से अपने दिल को डांटा। खुद को डांटने में वो इस कदर बिजी थी कि उसे यह एहसास ही नहीं हुआ एक काला साया ठीक उसके पीछे खड़ा है और ना जाना कब से उसकी बकबक सुन रहा है। जिया को कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो जैसे ही पीछे मुड़ी, उसके मुंह से चीख निकलते निकलते बची और ठीक उसी वक्त उस काले साए ने उसके मुंह पर हाथ रखकर जोर से दबा दिया। शांत हो जाइए, मैं हूँ। उस साए ने अपने चेहरे पर लगे मास्क को हटाया और जिया ने उसका चेहरा देखकर एक गहरी सांस लिया। वो गुस्से में बोली, ये कौन सा तरीका है रूम में आने का? दरवाजे पर क्या बैंड का बोर्ड लगा है जो भूत की तरह मेरे सामने आ गए? चलो छोड़ो ये सब, ये बताओ क्यों आए हो यहाँ? आपको कुछ बहुत ज़रूरी बताना है। शायद ये सब जानने के बाद आप अपने हस्बैंड को मिसअंडरस्टैंड ना करें और आपकी नाराज़गी दूर हो जाए, उस शख्स ने कहा। जिया कुछ पल उसे घूरती रही और फिर बोली, मेरे और मिस्टर माफिया के मैटर में कोई तीसरा बोले मुझे मंजूर नहीं। ओके, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ज़रूरी है, प्लीज़ सुन लीजिए। उस शख्स ने फिर से अपनी बातों को दोहराया और जिया ने इस बार उसे अपनी बात कहने का मौका दे दिया। उस शख्स ने जिया को कुछ बताना शुरू किया, जिसे सुनकर जिया के चेहरे के एक्सप्रेशन पल पल बदलने लगे। कुछ ही पल में ना जाने उसके चेहरे पर कई एक्सप्रेशन आए और गए। अंत में उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो धम्म से सोफे पर बैठ गए। सुहाना ने सुसाइड किया था क्या? मिस्टर माफिया भी सुहाना से प्यार करते थे? जिया ने लड़खड़ाते हुए पूछा। ना जाने क्यों इस वक्त उसके दिल में एक अलग सी बेचैनी हो रही थी, ये सोच कर कि कहीं युवराज भी सुहाना से प्यार ना करता हो। उस शख्स ने फिर कुछ कहा और जिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में ठहरा आंसू उसके गालों पर लुढ़क गया। और उनका यूं लोगों को मारना, उसका मैं क्या मतलब निकालूं? जिया ने एक और सवाल किया और उस शख्स के होठों पर तिरछी स्माइल तैर गई। कई बार कीचड़ को साफ करने के लिए हमें गटर में उतरना पड़ता है मैम, कुछ ऐसा ही अपने हस्बैंड को भी समझ लीजिए। हाँ, बहुत बुरे हैं वो, शायद एक हैवान, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो गरीबी और मजबूरों पर अपनी हैवानियत दिखाते हैं, उसने कहा। मतलब? जिया ने नासमझी से सवाल किया। मतलब आज तक उन्होंने किसी बेगुनाह को नहीं मारा और जिसे भी मारा है वो किसी हैवान से कम नहीं था, उस शख्स ने कहा और वहाँ से चला गया। जिया अभी भी बैठकर उसकी कहे बातों का मतलब समझती रही और अभी अभी उस शख्स ने उसे जो कुछ भी बताया था उन सबको सोचती रही। आई हेट यू मिस्टर माफिया। उसने अपने आंसुओं को साफ किया और दौड़ते हुए युवराज के रूम में गई, जहाँ युवराज बड़े आराम से सो रहा था। वो उसके सिरहाने बैठकर उसके ऊपर झुककर उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। मेरा अकड़ू हस्बैंड, आई एम सॉरी, जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, पर उसके आंखों में आंसू थे। उसके आंखों से आंसू टपक कर युवराज के गालों पर पड़े। वो जैसे ही जाने के लिए उठी, युवराज ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया और करवट लेकर अपने नीचे दबा दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि जिया ने डर कर अपनी आंखें बंद कर लिया था। फिर जब उसे एहसास हुआ उसके ऊपर कुछ भारी भरकम चीज़ है और वो उसके नीचे दबी हुई है, तो उसने अपनी आंखें धीरे से खोल कर देखा तो सामने युवराज अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रहा था। उफ्स यार, ये तो सच में पत्थर दिल इंसान है। गुस्सा मुझे होना चाहिए, पर आंखें तो ये दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आंखों से ही मुझे मार डालेंगे। जिया ने अपनी थूक गटक ली और मन ही मन बोली, वाट आर यू डूइंग हियर? युवराज ने उसे घूरते हुए सवाल किया। वो अभी भी उसके ऊपर था। वो मैं बोलने आई थी, वो मैं। उसकी घूरती नज़रों को अपने ऊपर पाकर जिया सही से बोल भी नहीं पा रही थी। वो मैं के आगे भी कुछ होगा जो तुम मुझे बोलने आई थी, वो बोलो। आई हेट यू। नो, आई मीन आई हेट। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। ओह, तो तुम मुझे आई हेट यू यही बोलने आई थी? युवराज ने उसे घूर कर देखा और जिया ने आंखें बंद करके अपना निचला होठ दांतों तले चबा लिया। ओफो, मैं बोल कुछ नहीं क्यों पा रही हूँ? उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। आंखें बंद किए हुए वो अजीब अजीब सा फेस बना रही थी। बेशक उसके सारे एक्सप्रेशन क्यूटी थे, जिसे देखकर युवराज को हंसी आ रही थी, पर उसने अपनी हंसी को रोक कर अपने चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन किए हुए थे। बोलो, क्यों आई हो यहाँ? युवराज ने थोड़ी सख्ती से पूछा और जिया के बंद आंखों के कोरों से एक बूंद आंसू लुढ़क कर उसके बालों में खो गया। आई हेट यू। आप बहुत बुरे हो, बहुत 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 बड़े वाले। जिया ने अपनी आंखें खोलकर मासूमियत से उसकी आंखों में देखते हुए कहा।
बस यही बोलना था। युवराज ने अपने हाथों से उसके आंसू साफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से बोला। आखिर वो अपने इनोसेंट लव के आंखों में आंसू कैसे देख सकता था? जिसके जवाब में जिया ने नामे सिर हिला दिया। नहीं, मैं कुछ और भी बोलने आई थी, पर मुझे ये भी बोलना था, आई हेट यू, और सॉरी भी बोलना था। ये सब बोलते हुए जिया इतनी क्यूट एक्सप्रेशन दे रही थी कि युवराज अपनी मुस्कुराहट को रोक नहीं पाया और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट तैर गई। सच में मुझे हेट करती हो? युवराज ने पूछा। हाँ, बहुत 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 ज़्यादा, जिया ने अपने दोनों हाथ उसके गर्दन में लपेट कर अपने दोनों गाल फुलाकर कहा। तो फिर सॉरी क्यों बोल रही हो? युवराज बोला। क्योंकि मैंने आपको उस दिन हर्ट किया था ना। उस दिन मैंने जो कहा मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तो उसके लिए सॉरी। और हाँ, आपने मुझसे इतने दिन बात नहीं की और ना ही मुझे मनाया, उसके लिए आई हेट यू। तुमने ही मना किया था अपने करीब आने से और बात ना करने से, फिर मैं कैसे बात करता और कैसे मनाता तुम्हें? अच्छा, मैंने मना किया और आपने मान लिया। जब अपनी बात मनमानी होती है तो गन दिखाकर मुझे डरा कर मनवा लेते हो ना। और जब मुझे मनाने की बारी आई तो कितनी आसानी से बोल दिया, मैंने मना किया था। इट्स नॉट फेयर मिस्टर माफिया, बहुत बुरे हो आप। हाँ मैं हूँ, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। पता नहीं क्यों जिया को बहुत ही अजीब लगा और उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लिया। उसकी उस क्यूट हरकत पर युवराज को बहुत ही ज़्यादा प्यार आया और उसने झुककर हमेशा की तरह इस बार भी उसके निचले होठ को बाइट कर लिया। मिस्टर माफिया, इट्स हर्टिंग ना। कितनी बार कहा है ऐसे मत किया करो। पता नहीं क्या दुश्मनी है आपको मेरे लिप्स से जो हर बार बाइट करते हो, जिया ने गुस्से में कहा। जवाब में युवराज मुस्कुराने लगा और उसके इस तरह मुस्कुराने से जिया बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गई। अब क्या करूं, तुम्हारे लिप्स हैं ही इतने टेस्टी, हर बार मुझे इनवाइट भी तो करते रहते हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? युवराज ने एक बार फिर से उसके निचले होठों को बाइट कर लिया। आउच, मिस्टर माफिया मत करो ना, जिया अपने होठ सहलाते हुए बोली। कहा ना, वही मुझे इनवाइट कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? आई एम हेल्पलेस माई इनोसेंट बेबी गर्ल। क्या मतलब? मेरे लिप्स आपको इनवाइट कर रहे हैं? क्या वो बोलते हैं आओ और मुझे बाइट करो? वो गुस्से में युवराज को घूरते हुए बोली। बोलते हैं आओ और मुझे ढेर सारा प्यार करो, युवराज ने उसके कान में धीरे से कहा और उसके कान को चूम लिया। उसकी ऐसी बातें सुनकर जिया के पूरे बदन में सिहरन सी मच गई। उसके कान गर्म हो गए और उसका चेहरा तो टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने युवराज को अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, हटो, मुझे नींद आ रही है, मुझे आपके बाहों में सोना है, प्लीज़ मुझे कडल करो ना और तंग मत करो प्लीज़। युवराज कुछ पल तक उसके चेहरे को देखता रहा, उसके माथे पर किस करके उसके बगल में लेट गया और उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने ऊपर ले लिया। थोड़ी देर पहले तक तो नाराज थी, फिर इतनी आसानी से कैसे मान गई? युवराज ने उसके बालों को सहलाते हुए पूछा। बस रियलाइज हो गया, उस दिन मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था, जिया उसके शर्ट के बटन से खेलते हुए बोली। क्या नहीं बोलना चाहिए था? युवराज ने पूछा। वही कि आपने मुझसे अपने फ़ायदे के लिए शादी किया है, उसके अलावा जो भी बोला सब सही बोला। तो फाइनली तुम्हें लगता है मैंने अपने फ़ायदे के लिए तुमसे शादी नहीं किया? जिया ने नामे अपना सिर हिला दिया। तो फिर मैंने तुमसे शादी क्यों किया? ओफो मिस्टर माफिया, ये तो आप बताओगे ना। चलो बताओ क्यों किया मुझसे शादी? जिया ने अपना सर थोड़ा ऊपर उठाकर उसे देखते हुए पूछा। तुम्हें नींद आ रही थी ना, चलो सो जाओ। युवराज ने उसके सर को वापस अपने सीने पर रखा और धीरे धीरे थपकी देने लगा। ओहो, बोलो ना, उसने फिर सर उठाकर उसे देखते हुए पूछा। बेबी गर्ल, कहाँ ना सो जाओ, इट्स टू लेट, युवराज ने थोड़ा सख्ती से कहा। माई खोड़ूस हस्बैंड, क्या भगवान जी कैसा पति दिया, मेरी एक भी बात नहीं मानते, वो मन ही मन भुनभुनाई। मिस्टर माफिया, एक क्वेश्चन पूछूं, बस लास्ट, जिया ने फिर से अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसे देखते हुए पूछा और अपना एक हाथ बढ़ाकर साइड लैम्प ऑन कर दिया, जिससे दोनों के चेहरे बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगे। बोलो, युवराज उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए जवाब दिया। आप किसी से प्यार करते हो? जिया ने यह सवाल बस इसलिए पूछा था कहीं युवराज भी सुहाना से प्यार ना करता हो। स्लीप बेबी गर्ल, बहुत ज़्यादा रात हो गई है। युवराज ने साइड लैंप ऑफ कर दिया। कल होली है, मुझे सबसे पहले आप ही रंग लगाओगे, जिया ने धीरे से फुसफुसा कर कहा और युवराज को टाइटली पकड़कर सो गई।
अगली सुबह जिया ने कसमसाते हुए एक लंबी अंगड़ाई लिया और अपनी आंखें मलते हुए उठ गई। पर ये क्या, युवराज तो उसके बगल में था ही नहीं। उसे वहां ना देखकर उसका गुड मॉर्निंग बैड मॉर्निंग में बदल गया और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। आई हेट यू, फिर छोड़कर चले गए मुझे, खड़ूस कहीं के, जिया ने गुस्से में कहा और बेड पर अपना फ़ोन ढूंढने लगी। जैसे ही उसका फ़ोन उसे साइड टेबल पर दिखा, उसने उछलकर फ़ोन उठाया और युवराज को कॉल कर दिया। आई हेट यू, कहाँ हो आप? कहाँ था ना कल सुबह सबसे पहले आप मुझे रंग लगाओगे, फिर इतनी सुबह सुबह मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? युवराज के कॉल रिसीव करते ही जिया ने अपना बकबक शुरू कर दिया, जिसे सुनते ही युवराज के होठों पर हल्की मुस्कुराहट तैर गई। आफ्टर ऑल इतने दिनों बाद वो अपनी इनोसेंट सी बेबी गर्ल की क्यूट सी बकबक जो सुन रहा था। युवराज के होठों की मुस्कुराहट देख उसके सामने बधे 3-4 आदमी जो कि ऑलमोस्ट अधमरे हालत में थे और आसपास खड़े उसके बॉडीगार्ड हैरान रह गए। अभी थोड़ी देर पहले युवराज गुस्से में बिल्कुल किसी हैवान की तरह लग रहा था और अभी उसके होठों पर कितनी प्यारी मुस्कुराहट किसी को भी हजम नहीं हुई। आई स्वेयर बेबी गर्ल, अगर तुमने ये आई हेट यू बोलना नहीं छोड़ा ना तो बहुत पछताओगी, युवराज ने मुस्कुराते हुए हल्केपन से कहा। नहीं, मैं बोलूँगी बोलूँगी बोलूँगी, आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू। क्यों छोड़ कर गए आप मुझे, खड़ू सकड़ू? ऐसे होली वाले दिन इतने सुबह सुबह कोई अपनी वाइफ को बिना रंग लगाए बिना हैप्पी होली बोले जाता है क्या? और एक आप हो खड़ूस चले गए, जिया ने तुनक कर गुस्से में जवाब दिया। तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा लंबी नहीं होती जा रही है? तुम्हें आइडिया भी है तुमने अभी अभी मुझे क्या क्या बोल दिया है? युवराज ने गुस्से में कहा। अभी थोड़ी देर पहले की उसकी वो प्यारी सी स्माइल गुस्से में बदल गई थी और उसके सामने बधे हुए आदमी के साथ साथ उसके बॉडीगार्ड उसके चेहरे पर आती जाती एक्सप्रेशन देखकर हैरान थे। हाँ, मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ, अकड़ू खड़ूस जो आप हो। आई हेट यू, मुझे सबसे पहले आपसे रंग लगवाना था और आप मुझे छोड़कर चले गए, जिया ने इस बार रोती हुई आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर युवराज का गुस्सा पल भर में गायब हो गया। उसने गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहा, खुद को मिरर में देखो एंड वन मोर थिंग, हैप्पी होली माई बेबी गर्ल। जिसके बाद युवराज ने कॉल कट कर दिया और जिया हेलो हेलो बोलती रह गई। उसने फ़ोन गुस्से में बेड पर पटका और उठकर मिरर के सामने गई और खुद को मिरर में देखकर उसको थोड़ी देर पहले गुस्से वाले चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, क्योंकि युवराज ने जाने से पहले उसके मांग में अपने हाथों से सिंदूर जो सजाया था और उसके गालों पर भी हल्का हल्का गुलाल लगा दिया था। जिया ने अपने सिंदूर से भरी मांग में अपनी उंगलियां फिराई, उसकी आंखों में नमी छा गई थी। यू आर द बेस्ट मिस्टर माफिया, उसने खुद से कहा। तभी उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर रखी एक छोटे से नोट पर गई, जिस पर लिखा था, ये मेरा हक है और युवराज आहूजा कभी भी अपना हक नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ जिया का कॉल कटने के बाद युवराज वापस अपने डार्क लुक में आ चुका था। वो इस वक्त बड़े से सोफे पर अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा था और ठीक उसके सामने 3-4 आदमी अधमरे हालत में बंधे हुए थे। कितनी बार कहा है, जब तक मैं अंडरवर्ल्ड में हूँ तब तक कोई भी लड़कियों, बच्चों या ड्रग्स की स्मगलिंग नहीं करेगा। तुम तीनों में से किसको मेरी बात समझ नहीं आई थी? युवराज ने एक सिगरेट निकालकर लाइट से जलाते हुए बेहद सर्द आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ में इतना ठंडापन था जैसे सामने वाले को हार्ट अटैक दिलाने के लिए उसकी आवाज़ ही काफ़ी थी। बेटियां सबकी साझी होती हैं, उन्हें देखो मगर सम्मान से। बच्चे भगवान के रूप होते हैं और भगवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते। इस देश के नौजवान आने वाले कल के सुनहरे भविष्य हैं, उन्हें इस जहरीले ड्रग्स की लत लगाकर बर्बाद नहीं करते। जैक्सन, शायद तुझे मेरी बात सीधे तरीके से समझ नहीं आई थी। चल अब किंग की भाषा में समझाता हूँ। युवराज ने सिगरेट की एक लंबी कश ली और धुआं छोड़ते हुए अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया। बॉस, कल हमने होलिका दहन मिस कर दिया, क्यों ना आज रावण दहन कर लिया जाए? सीता माँ ना सही, पर हमने सीता माँ के स्वरूप इतनी सारी लड़कियों को इन रावणों से बचाया है। आफ्टर ऑल बुराई पर अच्छाई की जीत का धमाकेदार सेलिब्रेशन तो बनता ही है, युवराज के बॉडीगार्ड ने कहा, जिसे सुनकर युवराज के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट तैर गई। ऑफ कोर्स, युवराज ने अपनी आधी जली हुई सिगरेट को नीचे फेंका और अपने जूतों से मसलते हुए बाहर आ गया। उसके साथ शेरगिल और उसके बॉडीगार्ड भी थे। बॉस, हमने सारी लड़कियों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। उन्हें बेचने से पहले उन्हें ड्रग्स देकर बेहोश किया गया था, उनका इलाज करवाना ज़रूरी था।
शेरगिल ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। उन सब लड़कियों को कुछ नहीं होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, मेक श्योर वो लड़कियां इस ड्रामा से जल्दी बाहर आएं और उनके ठीक होते ही उन सबको सेफली उनके घर पर छोड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी, युवराज ने कहा और अपनी कार में बैठकर निकल गया। उसके जाते ही वो गोडाउन एक जोरदार धमाके के साथ आग के लपटों में दहक रहा था। आहूजा मेंशन, हैप्पी होली बड्डी दादी। जिया सीढ़ियों से जल्दी जल्दी नीचे उतरते हुए आकर जया जी के गले लग गई। हैप्पी होली मेरी बेस्टी, इतनी देर क्यों हो गई नीचे आने में? जया जी ने हल्का सा कलर उसके दोनों गालों में लगा दिया। बस डिसाइड करने में टाइम लग गया क्या पहनूं। देखो कैसी लग रही हूँ मैं। जिया एकदम से पीछे होकर गोल गोल घूम कर जया जी को अपना ड्रेस दिखाने लगी। उसने बेहद सिंपल वाइट कलर की स्लीवलेस क्रॉप टॉप के साथ मैचिंग लॉन्ग घाघरा पहनी हुई थी। बालों को एक तरफ से स्टाइल करके उसने खुला छोड़ दिया था। उसका नेचुरल बिना मेकअप का क्यूट सा फेस और ऊपर से उसकी वो इनोसेंट सी स्माइल जो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। बेहद सिंपल बट फिर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी वो। लुकिंग गॉर्जियस, बड़ी दादी ने उसी की स्टाइल में उसकी तारीफ़ की और जिया खिलखिलाकर फिर से उनके गले लग गई। आई लव यू बड़ी दादी। उसने भी हल्का सा कलर लिया और बड़ी दादी के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। हमेशा खुश रहो। बड़ी दादी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और उसके साथ मिलकर घर के सारे नौकरों को कपड़े, मिठाई और पैसे बांटने लगी। तभी जिया के कानों में बाहर से लाउड म्यूजिक की आवाज़ आई। स्वीटी तेरा ड्रामा मचा दे हंगामा, लड़ाई जो नज़रिया जुलुम हो गया। बड़ी दादी ये सॉन्ग? जिया ने हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए सवाल किया। अरे बुद्धू, भूल गई आज होली है और बाहर होली के फंक्शन चल रहे हैं, मेहमान भी आना शुरू हो गए हैं। चल जल्दी मेहमानों का वेलकम करना है। और हाँ, मैंने तेरे दोस्तों को भी बुलाया है। बाहर गार्डन में होली के फंक्शन की तैयारियां की चुकी थी। हर जगह स्टॉल लगे हुए थे जिस पर खाने की चीज़ें और एक तरफ रंग बिरंगे गुलाल रखी हुई थी। धीरे धीरे मेहमान आने भी शुरू हो गए थे। जया जी सबसे बातें करते हुए उनका वेलकम कर रही थी। जिया भी उन लोगों से बातें करने में लगी हुई थी। तभी किसी ने पीछे से उसके हाथों पर हाथ रखा। छवि। जिया ने मुस्कुराते हुए छवि के हाथों को पकड़ा और अपने आंखों से हटाकर उसकी तरफ पलट गई। हैप्पी होली गुड़िया। रॉनी अपने हाथों में गुलाल लेकर उसकी तरफ बढ़ा, पर वो उसे लगा पाता उससे पहले ही जिया उससे 2 कदम पीछे हो गई। नो भाई, अभी नहीं प्लीज, उसने क्यूट सा फ्रेश बनाकर रिक्वेस्ट किया और रानी ने अपने हाथों में लिया गुलाल बगल में खड़ी छवि को लगा दिया। रॉनी के बच्चे, तुझे तो। गुस्से में उसने पास में रखी रंगों से भरी बाल्टी को लेकर उसके ऊपर उछाल दिया। छवि। रॉनी गुस्से में बोला, पर फूटी किस्मत, बुरा न मानो, होली है। तभी पीछे से मधु ने एक और बाल्टी रंग लेकर उस पर उड़ेल दिया। रॉनी की ऐसी हालत देखकर जिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसके साथ साथ छवि और मधु भी। तीनों रॉनी की हालत देखकर अभी भी खिलखिलाकर हंस रहे थे। तभी मधु के कानों में किसी की आवाज़ पड़ी और उसने पीछे पलट कर देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसके ठीक पीछे कुछ ही दूरी पर शेरगिल किसी लड़की से बात करते हुए बड़े ही मज़े से पकौड़े खा रहा था और उसे किसी और लड़की से बात करते हुए देखकर मधु का पारा हाई हो गया। इसने कहा था पूरे दिन बॉस के साथ काम में बिजी रहेगा, पर यहाँ तो कोई और ही काम कर रहा है। वो दांत पीसते हुए खुद से भुनभुनाई और अचानक उसके चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन देखकर जिया, छवि और रॉनी हैरानी से उसे देखने लगे और उसकी नज़रों का पीछा करते हुए शेरगिल को देखने लगे। क्या हुआ मधु, तूने ऐसे घूर कर क्यों देख रही हो? जिया ने मधु को ऐसे शेरगिल को घूरते हुए देखकर पूछा। अब मेरा बॉयफ्रेंड मेरे सामने किसी और लड़की से बात करेगा तो मैं उसे घूरूं भी ना तो क्या आरती उतारूं? मधु ने तुनक कर जवाब दिया। ओह, तीनों ने एक साथ कहा, फिर अचानक से चिल्ला पड़े। क्या बॉयफ्रेंड? तीनों ने एक साथ थोड़ा तेज आवाज़ में कहा और मधु ने अपना माथा पीट लिया। चुप करो, चिल्लाकर पूरे मोहल्ले को बताने का इरादा है क्या? वो तीनों को आंखें दिखाते हुए बोली और तीनों शांत हो गए। सीरियसली मधु, शेरगिल भैया तुम्हारे बॉयफ्रेंड हैं? जिया ने हैरानी से पूछा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, तुझे बताया तो था, वो कॉलेज से नहीं है, यही है, मधु ने मुंह फुलाकर जवाब दिया, क्योंकि अभी भी शेरगिल उस लड़की से हंसते हुए बातें कर रहा था और पल पल मधु का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। गुड़िया, मैंने इसे कहीं तो देखा है। हाँ, याद आया, ये तो वही है ना
जो उस दिन उस लड़के को खींच कर ले गया था, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? रोनी ने याद करते हुए कहा। वो मैं बाद में बताती हूँ ना, पहले मधु जा तू अपने बॉयफ्रेंड को संभाल, कहीं वो लड़की उन्हें लेकर उड़ ना जाए, जिया ने हंसते हुए कहा। होली है। मधु शेरगिल के पास जाकर गुस्से में उसे डांटने लगी। वहीं दूसरी तरफ रोनी ने हाथों में गुलाल लेकर छवि की तरफ बढ़ा और छवि ने उसके सीने पर हाथ रखकर पीछे की ओर धक्का दे दिया। सब एक दूसरे के साथ होली खेलने में बिजी थे, पर हमारी जिया की नज़रें तो अभी भी इधर उधर घूमते हुए अपने मिस्टर माफिया को ढूंढ रही थी। कहाँ हो आप? आ जाओ ना प्लीज़, उसने उदास होकर अपने सीने पर हाथ रख कर कहा और जैसे ही पीछे मुड़ी किसी के मजबूत सीने से टकरा कर जैसे ही पीछे गिरने वाली थी, किसी ने उसे अपने मजबूत बाहों में संभाल लिया। गिरने के डर से उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने उसके खड़ूस हस्बैंड के हैंडसम सा फेस था, जिसे देखकर जिया के होठों पर बड़ी वाली स्माइल आ गई। मिस कर रही थी? युवराज ने उसे सीधा खड़ा करते हुए पूछा। उसके हाथ अभी भी उसके कमर पर थे। बिल्कुल भी नहीं, जिया ने उसकी नज़रों से बचाकर स्टॉल पर रखे गुलाल को अपनी मुट्ठियों में भरा और उसके पूरे चेहरे पर मलते हुए चिल्लाकर बोली, हैप्पी होली माय अकड़ू हस्बैंड, और उसकी बाहों से छूटकर भाग गई। होली का गाना बज रहा था। जिया ने पीछे की तरफ अपने कदम लेते हुए युवराज की आंखों में देखते हुए गाना शुरू किया और मुस्कुराते हुए आंखों ही आंखों में इशारा करने लगी। युवराज ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और फिर मेहमानों से बात करने में बिजी हो गया। रोनी ने छवि का दुपट्टा खींचकर अपने कमर में बांध लिया और गाने के साथ डांस करने लगा। छवि, जिया और वहां पर आई बहुत सारी लड़कियों ने एक साथ स्टेप मैच करते हुए डांस करना शुरू किया और वहाँ के माहौल में रंग भरने लगी। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। बेचारा शेरगिल नाच गाने के बीच में भी अपनी मधु को मनाने की कोशिश कर रहा था और मधु गुस्से में उससे दूर भाग रही थी। आखिरकार शेरगिल ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और गाने के बोल गुनगुनाने लगा। मधु ने मुस्कुराते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर पीछे की ओर धक्का दिया और गर्ल्स गैंग के साथ मिलकर धूम मचाने लगे। सभी साथ मिलकर पानी और रंगों के बीच में डांस कर रहे थे। ना ताल था न लय थी, था तो खूब सारी मस्ती और दिलों में भरी खुशियाँ। युवराज बस दूर से ही अपनी बेबी गर्ल को डांस करते हुए और एंजॉय करते हुए देख रहा था। जिया पूरी तरह से उन लोगों के साथ डांस करने में बिजी थी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए एक साइड ले जाकर दीवार से चिपका दिया। अपने मिस्टर माफिया के रंग में नहीं रंगोगी बेबी गर्ल, युवराज ने अपने दोनों हाथ जिया के आसपास दीवार पर टिकाकर उसकी आंखों में देखते हुए मधोसी भरी आवाज़ में कहा। जिया ने एक पल उसकी आंखों में देखा और अगले ही पल नजरें चुराने लगी। रंग और पानी में भीगने की वजह से उसके कपड़े पूरी तरह से गीले हो चुके थे और उसके गीले बाल उसके चेहरे से चिपक रहे थे। ठंड से कहें या युवराज के इतनी करीब होने से उसके होठ और उसका पूरा बदन हल्का हल्का कांप रहा था। उसने अपनी नज़रें नीचे झुका लिया और उसकी इस मासूम अदा पर युवराज का दिल बेईमान होने लगा। वही जानता था किस कदर उसने खुद को रोक रखा था। बेबी गर्ल, युवराज ने उसके चेहरे के बिल्कुल करीब अपना चेहरा ले जाकर धीरे से मधोसी भरी आवाज़ में बोला और जिया ने अपने घाघरे की मुट्ठियों को जकड़ लिया। ना जाने क्यों इस वक्त ना ही उसके दिल पर उसका जोर चल रहा था और ना ही धड़कनों पर। नज़रें तो पहले ही झुकी हुई थी और धड़कनें इस कदर तेज़ी से धड़क रही थी कि वो चाहकर भी अपनी नज़रें नहीं उठा पा रही थी। बब बड़ी बड़ी दादी देख लेंगे, उसने अपने कांपते होठों से बस इतना ही कहा। कोई नहीं देख रहा, सब बिजी हैं, युवराज ने धीरे से कहा और अपने एक हाथ में गुलाल लेकर जिया के खुले कमर पर लगा दिया। ना जाने क्यों युवराज के छुअन से उसके पूरे बदन में सनसनी सी मच गई और उसके हाथ खुद व खुद युवराज के कंधे पर कस गए। युवराज उसके चेहरे को देखते हुए अपने रंग से भरी हथेली को धीरे धीरे फिसलाते हुए पीछे की तरफ ले जाकर उसके पीठ पर घुमाने लगा। यह एहसास जिया के लिए बिल्कुल भी नए थे। युवराज ने अचानक उसके कमर पर हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ पलट दिया। अब जिया की पीठ युवराज के सीने से लगी हुई थी और युवराज अपने हाथ में गुलाल लेकर उसके खुले पेट पर लगा दिया। जिया गहरी गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखों को बंद किए हुए थी। युवराज गुलाल लेकर उसके कंधे पर लेकर आया और वहां पर हल्का सा चूम लिया। मिस्टर माफिया, जिया ना ही उसके छुअन को सह पा रही थी और ना ही उससे दूर हो पा रही थी। दोनों ही उसके लिए मुश्किल हो रहा था।
युवराज ने एक बार फिर से उसे अपनी तरफ पलटा और दीवार से सटाकर उसके गर्दन में गुलाल लगाने लगा। उसके स्लोली मूवमेंट जिया को बेचैन कर रहे थे। वो चाहकर भी युवराज को रोक नहीं पा रही थी। बिना गुलाल लगाए उसका पूरा चेहरा गुलाबी हो चुका था। युवराज ने ऑलमोस्ट उसके पूरे बॉडी पर गुलाल लगा दिया था और जिया बस चुपचाप आंखें बंद किए हुए बुत बनकर खड़ी थी। युवराज ने उसके चेहरे पर देखा जो शर्म से पूरी तरह लाल हो चुका था। उसने मुस्कुराते हुए झुककर हमेशा की तरह उसके माथे को चूम लिया और धीरे से उसके कान में कहा, मुझे रंग नहीं लगाओगी? जिया ने अपना सरनामे हिलाया और अगले ही पल शर्माकर उसके सीने में छुप गई। युवराज ने भी मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में कसते हुए धीरे से उसके कान में कहा, आई होप अब तुम्हें कल रात किए हुए सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन जिया को कहाँ कुछ सुनाई दे रहा था। वो तो युवराज के बाहों में खुद को छुपाकर अपने अंदर उठ रहे फीलिंग्स को दबाने की कोशिश कर रही थी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।